तो हेलो मेरे यारों, द मार्शल गोट ऑफ रिटर्न्स के इस अमेजिंग एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो जैसा कि हम सभी लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था कि जिया और होयुन जी दोनों ही जंगल की ओर गए हुए थे कुछ हर्ब्स को तोड़ने के लिए, जहाँ पर जिया को अचानक से म्याऊं की आवाज़ सुनाई देती है। जिसके बाद वह झाड़ियों को हटाकर देखती है तो वहाँ पर उसे एक फॉक्स किटी नज़र आती है, जिसे देखकर जिया कैट समझ रही होती है। और हम देखते हैं कि उसकी ओर ध्यान से देखने पर जिया को लगता है कि उसे कहीं पर चोट लगी है। तो जिया कहती है, किटी क्या तुम्हें कहीं पर चोट लगी है? और हम देखते हैं कि वह जो किटी होती है वह पूरी तरह से कांप रही होती है दर्द में। तो उसकी ओर जिया अपने हाथ को बढ़ाती है ताकि उसे चेक कर सके। तभी हम देखते हैं वह किटी जो होती है वह अपने यहाँ पंजे को ढूंढते हुए जिया को चोट पहुंचा देती है, और जिसकी वजह से जिया के फेस में एक छोटा सा कट लग जाता है और वह किटी डर के तुरंत ही पीछे की ओर हट जाती है और गुर्रा रही होती है। उसे इस तरीके से गुर्राते हुए देख जिया समझ जाती है और उससे कहती है कि क्या तुम्हें सचमुच में मुझसे डर लग रहा है? क्या ऐसे समय में मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकती हूँ? और हम देखते हैं जिया अपने पास एक पोटली को निकालते हुए कहती है, ये मेरे पास फिजिकल इंजरी बाम है, क्या तुम इसे ट्राई करना चाहोगी? और हम देखते हैं कि वह जो किटी होती है वह उसके खुशबू को ले रही होती है और जिया कहती है, यदि तुम इसे अपने बॉडी पर लगाते हो तो तुम्हारा जो दर्द है वह कम हो जाएगा। और हम देखते हैं उस किटी को जो कि उस बाम की खुशबू की वजह से उसके सामने जा रही होती है और जिया उससे कह रही होती है कि मैं ऐसी व्यक्ति नहीं हूँ जो तुम्हें चोट पहुँचाऊंगी, इसलिए तुम मेरे करीब आ सकते हो। और वह मुस्कुराते हुए कह रही होती है जिया कि क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा है? क्या तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो? और हम देखते हैं वह किटी धीरे धीरे करके जिया के सामने आती है और अपने चोट लगे हाथ को आगे की ओर बढ़ाती है, जिस पर जिया उस पोर्शन को उस बाम को डालते हुए कहती है कि ये लो, इसे लगाकर देखो, तुम्हें अच्छा लगेगा। हम देखते हैं वो किटी बाम लेकर लगाकर थोड़ी सी पीछे हट जाती है और जब उसे फीलिंग ठीक आती है तो जिया अपने पास से कुछ कपड़े के टुकड़ों को लेते हुए कहती है, तो फिर आओ मैं तुम्हें थोड़ा सा अच्छे तरीके से मलहम पट्टी कर देती हूँ, तुम्हें लपेट देती हूँ, जिससे तुम्हें बेहतर महसूस लगेगा। और जिया ने उसे बाम लगाकर जहाँ जहाँ चोट लगी होती है वहाँ पर उसके कपड़ों को लपेट देती है और हम देखते हैं कि वह काफ़ी खुश हो जाती है। खुश होते हुए कहती है, ऐसा लगता है बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे हो तुम अब, है ना? और फिर हम देखते हैं यहाँ पर दूसरी ओर होयुन जी जो कि उसे छोड़कर गई थी, अब शाम हो चुका है तो उसे वापस लेने के लिए आई हुई है और कह रही होती है कि जी आखिरकार तुम किस ओर हो? हमने हर्ब्स इकट्ठे कर लिए हैं, चलो घर चले। और वह फिर दूसरी ओर देखते हुए कहती है, अब तो शाम होने वाली है, सूरज ढलने वाली है, आखिरकार वह बच्ची यहाँ से कहाँ चली गई? मैंने तो उसे इसी ओर रहने को कहा था। फिर देखते हैं हम दूसरी ओर जो कि यहाँ पर चोमुन होता है, वह धीरे धीरे करके एक लाठी के सहारे जंगल की ओर बढ़ रहा होता है और वह कह रहा होता है कि डैम इट, मुझे बहुत ही ज़्यादा चोट लगी है। मेरी जो बॉडी है वह आंतरिक रूप से मतलब कि अंदर से भी बहुत ही ज़्यादा इंजोर हो चुकी है। अगर इस हालत में कोई बच्चा भी मुझे एक मुक्का मार देता है तो मैं उसे बिल्कुल भी झेल नहीं पाऊंगा। और वह कहता है कि उन बास्टर्ड्स ने, उन श्रापित डैन फैमिली के बदमाशों ने मुझे इस तरीके से पीटा है, मैं उन्हें इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा, मैं उनमें से हर एक को मार डालूंगा। और यह कहते हुए वह उन सभी को याद कर रहा होता है और याद करते हुए गुस्से में अपने मन में कहता है, लेकिन उससे पहले, और हम देखते हुए थक हार कर सीधे ज़मीन पर गिर जाता है और हाँफते हुए कह रहा होता है कि मुझे यहाँ पर अपनी बॉडी के इलाज के लिए कुछ जड़ी बूटियों की आवश्यकता होगी। और हम देखते हैं कि उसे तभी यहाँ पर आवाज़ आती है कि किटी मेरा इंतजार करो, यदि तुम यह फिजिकल इंजरी बाम नहीं लगाती हो तो तुम्हें बिल्कुल भी ठीक महसूस नहीं होगा, तुम जल्दी से तेज़ी से ठीक नहीं हो पाओगी। और हम लोग देखते हैं यहाँ पे जिया वो किस किटी के पीछे भाग रही होती है, तभी उसकी नज़र इस चुमुन की ओर पड़ जाती है और उसे देखकर चोमुन अपने मन में कहता है कि क्या इसके पास फिजिकल इंजरी बाम है? और हम देखते हैं कि वह जिया के हाथ में स्पोटली को देखते हुए कहता है, यह निश्चित तौर पर वही है, मुझे इसकी आवश्यकता है। और हम देखते हुए वह कहता है कि मुझे इस चीज़ को दे दो। और यह कहने के साथ वह धड़ाम से सीधे वहीं पर गिर जाता है। तो जिया भी उसकी ओर देखती है, कुछ सोचती है थोड़ी देर के लिए। उसके बाद हम देखते हैं कि कुछ समय बाद चोमुन की आंखें धीरे धीरे करके खुल रही होती हैं और वह खुद होश में आते हुए कह रहा होता है, आखिरकार मैं कहाँ हूँ? और उसकी थोड़ी सी मलहम पट्टी जिया ने कर दी होती है। और हम देखते हैं कि वह जिया की ओर देखते हुए कहता है कि मुझे आखिरकार किसने ठीक किया यहाँ पर, किसने दवा लगाई? तो जिया यहाँ पर कर रही होती है कि वह मैं थी, वह मैं थी। तो यह सुनकर वह चोमुन कहता है, क्या यह सब कुछ तुमने किया, लेकिन क्यों? तो हम देखते हैं जिया यह सुनकर थोड़ी परेशान होती है, कहती है कि मुझे नहीं पता, क्या किसी को दवा लगाने के लिए भी कोई कारण की आवश्यकता होती है, कोई ज़रूरी होती है कि तभी जाकर हम किसी का इलाज करें? और वह उठते हुए कह रहा था, अच्छा ऐसी बात है। और जिया उसे उठते हुए देख कहती है कि अरे नहीं नहीं, तुम्हें बिल्कुल भी उठना नहीं चाहिए, लेट जाओ लेट जाओ। मेरे फादर कहते हैं कि बीमार लोगों को अच्छी दवा तब असर करती है जब वह लेटता है और सो जाता है। और हम तभी देखते हैं यहाँ पर जो होयुन जी होती है वह पहुँच चुकी होती है और वह कह रही होती है, जिया आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? और वह जिया के सामने जाते हुए कहती है, तुम्हें मुझे ढूंढने में कितनी परेशानी हुई मालूम है, तुम इस ओर क्यों आई हो? आखिरकार तुम यहाँ पर इस तरीके से अकेले नहीं घूम सकती हो। तो जिया कहती है, मुझे माफ़ कर देना। और फिर तभी होयुन की नज़र उस किटी की ओर जाती है और उसे देखकर वो अपने मन में कहती है, क्या यह एक जानवर का बच्चा है? क्या इसके साथ कुछ गड़बड़ है? कैसे चोट लगी है? और वह उसे कुछ कहने वाली होती है, तभी अंदर से मतलब कि वह जो चोमुन जहाँ आराम कर रहा था वहाँ खांसने की आवाज़ आती है। तो यह देखकर वह होयुन कहती है, आखिरकार उस गुफा की ओर कौन है? और जैसे ही होयुन उस बंदे को देख लेती है चोमुन को, तो हम देखते हैं चोमुन की भी नज़र उसकी
और मिलती है और चोमुन कहता है ये तो, और हम देखते हैं फिर वह थोड़ी देर के लिए शांत होती है और अचानक बहुत ही गुस्से में आ जाती है होयून, और गुस्से में दांत पीसते हुए वो उस समय को याद करती है जहाँ पर गवर्नर पूछ रहा होता है तुम्हें मालूम भी है तुमने क्या किया है, और हम देखते हैं वहाँ पे उस मोटे ने कहा था मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो बस चोमुन के कहे जाने वाले आदेशों का पालन किया है, उसने ही मुझे कहा था कि वहाँ पर अब उन बंदों को लेकर जाकर होयून कबीले को पूरी तरह से ख़त्म करने के लिए हमने वहाँ पर जितने भी विरोध करने वाले व्यक्ति थे उन सभी को काट डाला और बच्चों को नदी में फेंक डाला, यह सब कुछ उसी के आदेश पर किया था। और हम देखते हैं यहाँ पर जो चोमुन होता है वह भी कहता है कि ये क्या, ये बिच क्या, ये वो उसी होयून कबीले की नहीं है, और हम देखते हैं वह तेज़ी से वहाँ अपने हाथ को बढ़ाते हुए करा होता है कि डैम इट, और हम देखते हैं उसकी जो हाथ होती है वह सीधे जिया की ओर बढ़ रही होती है और वह करा होता है अपने मन में मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह बच्चा डेन फैमिली का होगा, और हम देखते हैं कि वह तुरंत ही जिया को अपने कैप्चर में कर लेता है, अपने हाथ को उसके गले के पास ले आता है और हम देखते हैं जिया कर रही होती है मिस्टर आखिर कर क्या रहे हो, और हम देखते हैं ये सब कुछ उसे करते हुए देखकर होयून गुस्सा हो जाती है और वह अपने हर्ब के टोकरी से उस नाइफ को निकालती है जिससे हर्ब्स को काटती थी, और वह कहती है कि बास्टर्ड जल्दी से जल्दी उसे छोड़ दो, आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसी हो रही है उसे इसके साथ ऐसा करने की, जल्दी उसे यहाँ से जाने दो। और हम देखते हैं कि यहाँ पर वह दोनों एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं और वहाँ पर वह कह रही होती है अपने मन में कि वह आदमी बहुत ही ज़्यादा कमीना है, अगर यहाँ पर जिया उस जैसे व्यक्ति के कैप्चर में है तो मुझे डर है कि वह कमीना बिल्कुल भी बच्चे में भी रहम नहीं करता है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर वह उसे घूर कर बस देख रही होती है और जिया को भी देखते हुए थोड़ी परेशान होते हुए अपने मन में कहती है कि मेरे पास आखिरकार क्या है जो मैं इस स्थिति में कर सकती हूँ, मुझे क्या करना होगा जिससे मैं उसे उसके हाथों से छुड़ा सकूँ। और तभी हम देखते हैं कि जो जिया होती है वह थोड़ी सी परेशान हो जाती है और उसे डर लगने लगता है, तो वह रोते हुए कहने लगती है कि आखिरकार यहाँ हो क्या रहा है, मुझे यहाँ पर डर लग रहा है, ये स्थिति आखिरकार ऐसी क्यों है। तभी हम देखते हैं वह जो किटी होती है फॉक्स वह तुरंत ही उसके फीलिंग्स को समझ कर वहाँ अपने पूंछ को हिलाती है और बहुत ही तेज़ी से अपने पंजे को हिलाते हुए उस चोमुन के फेस पर मार देती है, और हम देखते हैं कि चोमुन के फेस पर एक कट लगने के साथ ही वह जिया को छोड़ देता है और जिया जो होती है वह उससे आज़ाद हो जाती है और वह फॉक्स जो होता है वह दोबारा से हमला करने के लिए बढ़ता है। तो वहाँ पर जो चोमुन होता है वह कहता है कि तुम साले निचले दर्जे के क्रिएचर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हमला करने की, और वह उस पर एक जोरदार पाम अटैक मार देता है जिसकी वजह से वह किटी बहुत ही दूर जाकर गिरती है। तो जिया भी चिल्लाते हुए कहती है कि किटी, और वह उसे की ओर जाने लगती है और हम देखते हैं कि वह जो किटी होती है उसकी हालत ख़राब हो चुकी होती है और जिया कह रही होती है क्या तुम ठीक हो, और पीछे से चोमुन कह रहा होता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे आंखों में हमला करने की। और हम देखते हैं जिया उसे अभी भी सहला रही होती है और कह रही होती है क्या तुम्हें बहुत ही ज़्यादा चोट लगी है, और जो चोमुन होता है वह कह रहा होता है कि अगर मैं यहाँ पर घायल ना होता तो तुम सभी को यहीं पर ज़मीन में ही गाड़ देता, और वह अपने हाथ को अब आगे की ओर बढ़ाते हुए कहता है कि चलो आओ मेरे पास वापस, मैं तुम्हारा आज यहाँ पर खेल ही खत्म कर दूँ हमेशा के लिए, तुम्हें मार ही डालूँ। तभी हम देखते हैं जिया उस किटी के सामने खड़ी हो जाती है और कहती है कि मैं उसे बिल्कुल भी तुम्हें चोट पहुँचाने नहीं दे सकती हूँ। तो यहाँ पर चोमुन कहता है कि मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि मैं तुम दोनों को बिल्कुल यहीं पर पाऊंगा, लगता है कि हेवन की किस्मत आज मेरे साथ है, मैं तुम सभी को यहाँ पर एक साथ ही खत्म कर देता हूँ, सारी समस्या ही खत्म हो जाएगी। और हम देखते हैं यहाँ पर होयून जो होती है वह चिल्लाते हुए कहती है कि भागो जिया, उस आदमी से बिल्कुल दूर भागो, यहाँ पर तुम्हें बिल्कुल भी पीछे की ओर पलट कर नहीं देखना है, जल्दी वहाँ से भागो, वह बहुत ही ज़्यादा खतरनाक व्यक्ति है, बिल्कुल भी उसके सामने मत जाओ तुम। और हम देखते हैं जिया वहीं पर डटकर खड़ी होती है कि वह उसे चोट नहीं पहुँचाने देगी उस किटी को, और जिया यहाँ पर कह रही होती है मैं इस छोटी सी किटी को बिल्कुल भी यहाँ पर अकेले नहीं छोड़ सकती हूँ। और तभी हम देखते हैं जो चोमुन होता है वह आगे की ओर अभी भी उसी हालत में बढ़े जा रहा होता है। अभी होयून कुछ देखकर बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है और हमें दिखाया जाता है एक बड़े से व्हाइट पैर के पंजे को, और हम देखते हैं वहाँ पर एक व्हाइट टाइगर आ चुकी होती है जिसे आते हुए देखकर वह कहती है एक सफ़ेद बाघ आखिरकार यहाँ पर क्या कर रहा है, वह बाघ गुर्राते हुए उसी चोमुन की ओर देख रहा होता है। तो हम देखते हैं कि चोमुन अपने मन में कहता है आखिरकार इस जैसा बाघ यहाँ पर क्या कर रहा है और यह मेरी ओर क्यों बढ़ रहा है। और हम देखते हैं यहाँ पर जो होयून होती है ऐसी स्थिति को देखकर वह तुरंत ही जिया के पास चली जाती है और वह कह रही होती है यह सबसे अच्छा मौका है, इस समय जो चोमुन है उसका ध्यान भटका हुआ है, मेरे लिए एक अच्छा अवसर हो सकता है। और यहाँ पर जिया कह रही होती है उस किटी से कि क्या तुम ठीक हो मेरे फ्रेंड। और हम देखते हैं यहाँ पर तभी जिया दूसरी ओर देखती है जहाँ पर जो होयून होती है वह बहुत ही तेज़ी से अपने नाइफ को लेकर उस चोमुन को मारने के लिए बड़ी होती है, बट जो चोमुन होता है वह अपने पाम अटैक से उसे वहाँ पर दूर की ओर धकेल देता है, कहता है कि क्या तुम यहाँ पर इस तरीके से पागल भरी एक्ट को कर तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मार सकती हो। और वह उसे दूर धकेल दिया होता है जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वह काफ़ी ज़्यादा चोट उसे लगी होती है। और हम देखते हैं कि चोमुन उसकी ओर बढ़ रहा होता है। तो यहाँ पर वो अपने मन में कर रही होती है कि नहीं, मैं बिल्कुल भी हिल नहीं पा रही हूँ, कमज़ोर महसूस कर रही हूँ, आखिरकार मैं ऐसी स्थिति में बिल्कुल भी इसका सामना अकेले नहीं कर सकती हूँ। तभी वह ऊपर की ओर देखती है तो वह हैरान हो चुकी होती है क्योंकि जो चोमुन का वहाँ पर सर होता है उसे उस व्हाइट टाइगर ने अपने मुँह में के अंदर दबा दिया होता है, जिसे देखकर वह बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है और कहती है आखिरकार ये क्या। और वह देखकर थोड़ी सी घबराती भी है क्योंकि वहाँ पर उस व्हाइट टाइगर ने उस चोमुन के गले को ही वहाँ पर उखाड़ दिया होता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा वीक स्टेट में था और इसका ध्यान भटका हुआ था, तो उस व्हाइट टाइगर के पावर के सामने ये कैसे टिकता। और हम देखते हैं कि यहाँ पर उसे मरते हुए देखकर उसके गर्दन को अलग होते हुए देख होयून जो होती है वह उस समय को याद करती है जब उसके वहाँ के लोग वहाँ पर डर कर भाग रहे होते हैं और वह कह रहे होते हैं कि प्लीज़ हमें तो बख्श दो कम से कम। और यहाँ पर वह उस समय को भी याद करती है जब उसके फादर कह रहे होते हैं कि कम से कम यहाँ तुम बच्चे को तो छोड़ ही सकते हो, तुम हमें मार डालो बट बच्चे को तो छोड़ दो। और तभी यहाँ पर आवाज़ आती है कि नहीं। और उसके बाद फिर हम अभी का प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ पर वह फूट फूट कर रो रही होती है और रोते हुए उन सभी चीज़ों को याद कर रही होती है और कहती है आखिरकार वह कमीना यहाँ पर मारा ही गया, उसे आखिरकार अपनी सज़ा मिल ही गई। और उसे इस तरीके से रोते हुए देख जिया उसके सामने जाती है और उसे संभालती है और उसे गले लगा लेती है
है। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर उसका तो खेल खत्म हुआ होता है, उसका बॉडी की लाश पड़ी होती है जहाँ खून की धाराएं भरी होती हैं। और दूसरी ओर हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम हुगो के घर को देखते हैं जहाँ पर ये सारी चीज़ें की चर्चा चल रही होती है। और यहाँ पर हुगो कहता है अच्छा तो ऐसा बात हुआ, तो चोमिन वहाँ पर आखिरकार इस तरीके से मारा गया और जिया ने उस मारने वाले जानवर को, उस वाइट टाइगर को अपने साथ यहाँ तक ले आया। तो यहाँ पर वह बता रही होती है होयुन कि हाँ उसने यहाँ पर उन्हें लाया ही नहीं बल्कि उसके ऊपर सवारी कर कर लाया, क्योंकि पूरे रास्ते भर जो रात हो चुकी थी जिसकी वजह से हम तो रास्ते को पहचान नहीं सकते थे और जिया उस घटना की वजह से काफ़ी थकी हुई महसूस कर रही थी, जिसकी वजह से हमें यहाँ तक पहुँचने में बहुत मुश्किल होती। लेकिन उस वाइट टाइगर ने चुपचाप हमें अपनी सवारी करने दी और हमें अपने साथ यहाँ तक ले आई। और हम देखते हैं यहाँ पर इन सभी चीज़ों को एक्सप्लेन कर रही होती है जहाँ पर जिया मस्त उस वाइट टाइगर के ऊपर बैठी हुई होती है और होयुन कही जा रही होती है कि यदि यह वाइट टाइगर ना होता तो शायद हम इतनी आसानी से पहाड़ी के रास्ते से नीचे बिल्कुल नहीं उतर पाते। और वह वाइट टाइगर भी वहाँ बड़ी मासूम तरीके से उनकी बातों को सुन रही होती है। और यहाँ पर होयुन कह रही होती है कि किसने सोचा था कि चोमुन से मैं मिलूंगी वहाँ पर, लगता है कि यह डिवाइन हेवन का एक हस्तक्षेप था, उसके द्वारा लिखा हुआ लेख था जिसकी वजह से मैं उससे वहाँ पर मिली और आखिरकार वह मेरा जो बदला था वह पूरा हो पाया कि मैंने उसे अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा और उस पर हमला भी किया। और यहाँ पीछे से ये दोनों कांग ये सब कह रहे थे कि वह इतनी दूर तक भाग गया था, वो भी उस ओर। और यहाँ पर हम देखते हैं वो जो हुआ तो सोच रहा होता, कहता अच्छा ऐसी बात है तो ऐसा सब कुछ हुआ। तभी हुआ तक आवाज़ आती है कि डैड डैड। और हम देखते हैं यहाँ पर जिया खुश होकर कर रही होती है क्या मैं इन्हें अपने साथ यहाँ पर रख सकती हूँ। फिर वो उसकी ओर देखता है और जिया बड़ी मासूम से देखते हुए कर रही होती है मैं सचमुच में उन्हें यहाँ रखनी चाहती हूँ और मैं ही यहाँ पर उनकी जो पोटी है वह भी साफ़ कर दूँगी और यहाँ गंदगी नहीं होने दूँगी और उन्हें नहलाऊँगी और उन्हें खुद ही खाना खिलाऊँगी, प्लीज़ डैड प्लीज़। और हम देखते हैं उसकी ऐसी बातों को सुनकर हुआ यहाँ पर मुस्कुराता है ऐसा कि जैसे उसे हाँ कहने वाला हो और नीचे लास्ट में कहता है कि एब्सोल्यूट नॉट, मतलब कि वहाँ पर तुम्हें कंफर्मली इसे नहीं रखना है। तो उसके बाद जिया उसकी बातों को सुनकर काफ़ी हैरान होती है, कहती है नहीं आप क्या कर रहे हैं। और फिर हम देखते हैं वो उसके सर को सहलाते हुए कहता है कि मैजिकल बीस्ट जो हैं वो इंसानों के हाथों द्वारा बढ़ाए जाए नहीं जा सकते हैं लंबे समय तक। तो जिया उसकी ओर देखती है, वो कहता है हालांकि तुम उनके साथ अच्छी दोस्ती रख सकती हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हम देखते हैं जिया कहती ओ ऐसी बात है। और वो बताता है कि खास तौर पर तुम्हारे जैसे बच्चे को जो अपनी बातों को उन बीस्ट के हार्ट तक पहुंचा सकती है, तुम्हें उनके साथ एक अच्छी दोस्ती रखनी चाहिए। जिया यह सुनकर खुश हो जाती है, कहती है ठीक है तो मैं इसके साथ अपनी फ्रेंडशिप बनाकर रखूँगी, हालांकि इसे पालूंगी नहीं। और हम देखते हुए उसके साथ ही वहाँ से जाते हुए कर रही होती है ठीक है तो मैं इसमें अपनी बेस्ट कोशिश करूँगी इनके साथ दोस्ती रखने की। और वो वहाँ से जाते हुए कह रहा था अच्छा तो फिर ठीक है जाकर नहा लो और थोड़ी देर सो जाओ। और हम देखते हैं जे कह रहा होता है 1 मिनट मिनट मास्टर आप उसे इस तरीके से यहाँ रहने के अलाव कैसे दे सकते हैं, इसका जो परिणाम है उसे कौन निपटेगा, यहाँ कोई परेशानी होती है तो। और यहाँ पर वो उसकी बातों को इग्नोर कर आगे बढ़ी जा रहा होता है। जिया पीछे चिल्लाकर कहती है कि फादर आप बेस्ट हैं। और हम देखते हैं उसकी बातों को सुनकर वो मुस्कुराता भी है। और उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, हम देखते हैं कहीं रात में जो दुहाक होता है वह शराब की बोतल से शराब गिरा रहा होता है एक कब्र के सामने और गिराते हुए कहता है कि इसे पीकर देखो, यह जो है यह मेरी एक पोती ने बनाई है, मुझे उम्मीद है कि तुम्हें यह शराब बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेगी। मैंने सोचा था कि जब मैं तुमसे मिलूंगा तो एक साथ मिलकर बैठकर इस मीठे शराब के टेस्ट को लेंगे। और वह यहाँ पर अपने उस एडवाइजर को याद करते हुए कह रहा होता है जहाँ पर एडवाइजर कर रहा होता है कल्ट लीडर, कहता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान और वफादार सर्वेंट थे मेरे। और वह अपने मन में कह रहा होता है जिसने मेरे पीछे इन सभी चीज़ों में मेरा साथ दिया आज तक, मतलब कि इस कल्ट को संभालने में। मैं आपसे 20 साल ज़्यादा ही बड़ा हूँगा एज में, लेकिन आप पहले ही मारे गए। मुझे डिमोनी कल्ट को बिल्कुल भी छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। और वह एक और घूस शराब की घुट लगाते हुए कहता है कि अगर मैंने तुम्हारी बात उस दिन सुन ली होती तो शायद तुम्हारा अंत आज इस तरीके से इतना भयानक नहीं होता। तभी हम देखते हैं इस तक आवाज़ आती है कि जो मृत्यु है और जो जन्म है इन दोनों का डिसाइड हेवन के द्वारा होता है, इसलिए तुम्हें इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। तो दुहाक कहता है हेवन की विल, इसे भेज दो जाकर कहीं की मिट्टी को खाने के लिए। एक तरह का कहावत कहता है कि मैं उसे नहीं मानता। तो यहाँ पर हुआ कहता है ओह आप डिमोनिक कल्ट से है ना, तो आप अब क्या करने वाले हैं, क्या आप डिमोनिक कल्ट में लौटने वाले हैं। तो यह सुनकर दुहाक थोड़ा हंसता है और कहता है कि एक जेंटलमैन का बदला इतनी आसानी से इस तरीके से नहीं लिया जाना चाहिए, भले ही इसमें 10 साल लगे लेकिन उसे बहुत ही बेदर्दी मौत देनी चाहिए। तो इसकी बातों को सुनकर वो कहता है यह अभी भी एक अंडे से एक पत्थर को तोड़ने की तरह की कोशिश होगी। तो यह सुनकर दुहाक समझ नहीं पाता, कहता है वाट आखिरकार तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। तो वो भी वहाँ कप से पीते हुए कहता है कि मेरा कहने का मतलब है कि जो तुम्हारी पावर है वो उतनी नहीं है कि तुम उसे हरा सको। ये सुन दुहाक यहाँ पर थोड़ी देर सोचता है और फिर इसकी ओर हैरान होकर देखते हुए कहता है वाट लेकिन तुम आखिरकार का क्या रहे हो, क्या तुम नहीं जानते मैं डिमोनिक कल्ट का लीडर हूँ, मैं वहाँ का एम्परर हूँ, मैं डिमोनिक एम्परर हूँ। तो यहाँ पर वो कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ तुम डिमोनिक एम्परर हो, लेकिन जो तुम्हारा अपोनेंट है वह ब्लैक स्टॉर्म सेक्रेट डीमन है, वह अभी भी इतना ताकतवर है जिससे तुम मुकाबला नहीं कर सकते हो। तो हाँ कहता है तुम मेरे बारे में जानते हो ना, मैं डिमोनिक एम्परर हूँ, तुम आखिरकार इस तरीके से कैसे डायरेक्टली तौर पर कर सकते हो कि मेरी जीतने की कोई उम्मीद नहीं है। तो वो उसकी ओर देखता है बस खामोश होता है। तो उसकी उस खामोशी को देखकर फिर यहाँ पर दुहाक चौंकते हुए कहता है वेट क्या तुम उसके बारे में और उसकी ताकत के बारे में पहले से ही जानते हो, क्या तुम उसे पहले ही टकरा चुके हो। तो यहाँ पर वो थोड़ी देर के लिए शांत होता है और कहता है कि वह जो था ब्लैक स्टॉर्म सेक्रेट डीमन। और वह यहाँ पर चाय की कप की ओर देखते हुए एक मेमोरी को याद करता है और दूसरी हमारा सीन सीधे दूसरी ओर आ जाती है जहाँ पर वह ब्लैक स्टॉर्म सेक्रेट डीमन उस कप को लेकर कहा होता है कि मैंने सचमुच में तुम्हारी बातों को सुनकर काफ़ी शर्मिंदा हूँ। तुमने क्या कहा, तुमने कहा कि पोर्टल पैलेस में हस्तक्षेप के कारण हमने उन दोनों को खो दिया। यहाँ पर उस मोंक वाले की बात हो रही है जिसने जे को शिक्षा प्रदान की थी, उनके हस्तक्षेप की वजह से इन्होंने उन्हें खो दिया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वह यहाँ
पर शराब को पीते हुए और उस बंदे को देखते हुए जो इन जानकारियों को दे रहा होता है उससे कहता है कि जरा तुम मेरे सामने आना और थोड़ा जोर से कहना, मैंने तुम्हारी बातों को सुना नहीं ठीक से, दोबारा मुझे बताओ। तो हम देखते हैं सुनकर वह उस सीढ़ियों से चढ़ते उसके सामने जाते हुए कहता है यस सर। और हम देखते हुए जैसे उसके करीब जाता है तो वह ब्लैक डीमन जो होता है वह तुरंत ही अपने हाथ को चलाते हुए उसे मारने की कोशिश करता है, जिसे रोकने के लिए वह बंदा भी अपने हाथ को आगे की ओर लाता है। बट हमें दिखाया जाता है कि उस बंदे के जो हाथ है उसे वहाँ पर तोड़ दिया होता है और वह जोर से दर्द में चिल्लाने लगता है उसके हाथ के टूटने की वजह से। तो यहाँ ब्लैक स्टॉर्म डीमन कह रहा होता है अब तुम्हारी जो आवाज़ है वह मुझे पता चल रही है कितनी ऊंची है, तो तुम्हें हमेशा इतनी ही ऊंची आवाज़ के साथ मुझे जानकारियों को देना है। और हम देखते हैं यहाँ पर जो हुआ भी प्रेजेंट में करा होता है वह जो ब्लैक स्टॉर्म सेक्रेट डीमन है तुम उसे अपने कल्ट के संस्थापक के तौर पर देख सकते हो कि उसी ने वहाँ पर उसका स्थापना किया था, वही उसका फाउंडर है। तो यह सुनकर दोहक बहुत ज़्यादा हैरान होकर कहता है वाट, आखिरकार तुम कर क्या रहे हो, कम से कम बकवास तो मत करो, हमारा जो डिमोनिक कल्ट है वह 1000 साल से भी अधिक पुराना है, तो उसका स्थापना वह किया है और वह अभी तक जीवित है। तो यहाँ पर हुआ कहता है बिल्कुल। फिर हम देखते हैं यहाँ पर दोहक परेशान हो जाता है उसकी बातों को सुनकर और वो की आवाज़ इस तक आती है और वो कह रहा होता है कि तुम्हारे पास जो कुछ भी है, जितना भी मार्शल आर्ट है, जो भी टेक्निक्स है, यह संभव उसी के पास से पास आउट होकर तुम तक पहुंची है। और हम देखते हैं यहाँ पर दोहक अपने मन में कहता है यह बिल्कुल भी मजाक नहीं लग रहा है जिस तरीके से यह बंदा बता रहा है। फिर हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है मॉर्निंग का सीन देखते हैं जहाँ पेड़ से एक पत्ती तोड़कर गिर रही होती है जो कि सीधे जिया के फेस पर लगती है, जिसकी वजह से जिया की नींद थोड़ी खराब होती है। वह कहते हैं और फिर हम देखते हैं वह उठती है उसी तरीके से और उठते हुए सामने की ओर देखती है और फिर वह डैड को खोजने लगती है और कहती है डैड डैड आखिर आप कहाँ हैं। और वह इधर उधर घर में उसे खोज रही होती है। तब यहाँ पर होयून आकर उसे संभालते हुए कहती है कि तुम्हारा मतलब मैनर मास्टर को, क्या तुम मैनर मास्टर को खोज रही है, वह तो यहाँ से किसी और जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो जिया कहती है क्या पिताजी फिर से बाहर जा रहे हैं। तो यहाँ पर वह कहती है हाँ। और फिर यह सुनकर जिया अपने मुँह को फुलाते हुए कहती है मुझे मत बताओ ये सब कुछ, वह फिर से मुझे छोड़कर कहीं दूर जाने की योजना बना रहे हैं ना। तो यहाँ पर होयून बताती है कि मैंने सुना है कि कुछ बुरे लोगों की पिटाई करने के लिए वो जा रहे हैं जो कि मास्टर जो साधुहाक है उनके घर पर आए हुए हैं और इस बार उन्हें इस सफ़र में कई महीने बाहर भी रहने पड़ सकते हैं। तो ये सुनकर जिया कहती है वाह टाकेकार आप क्या कर रहे हैं, और वो वहाँ पर पिटाई लगाने के लिए जा रहे हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ बाहर की ओर जहाँ पर वो होता है वहाँ पर इस तक आवाज़ आती है डैड डैड। और हम देखते हैं यहाँ पर जिया आ रही होती है दौड़ते हुए और उसके पीछे उसका वो व्हाइट टाइगर भी होता है जो भालू की तरह लग रहा होता है, वो भी डैड डैड कर रहा होता है। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर जिया उसके पास आते हुए उससे गले लग जाती है और कह रही होती है कि आप मुझे फिर से यहाँ से छोड़कर जाने की कोशिश कर रहे हैं ना। और वह कह रही होती है मैं आपसे बिल्कुल अलग होना नहीं चाहती हूँ, क्या इस बार मैं आपके साथ नहीं जा सकती हूँ। और हम देखते हैं उसके ऐसी बातों को सुनकर वो जो होता है उसे थोड़ी देर के लिए गले लगाकर रखता है और कुछ सोचता है और फिर वो कहता है ठीक है तुम इस बार मेरे साथ चल सकती हो। और यह सुनने के साथ ही जिया बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि थैंक यू, ये इस बार मैं बाहर जाने वाली हूँ आपके साथ। और इसके इसी सीन के साथ यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट होता है। सो आई होप तुम लोगों को मजा आया होगा। सो लाइक शेयर कमेंट एंड सपोर्ट।